हेलो स्टूडेंट, जो कल की अपनी क्लास थी उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्रिया धातु। और अपने कल देखा कि क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद जो क्रिया के भेद देखे थे, उन भेदों में जो था सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो उसमें जो पहला भेद था वो था आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो अपने कल पढ़ी। उसके बाद दूसरा भेद है वो है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न होकर क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो। इससे पहले जो अपने क्रिया देखी सकर्मक, नाम से ही पता चलता है ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव किसे पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, तो सकर्मक क्रिया। और यहाँ जो है सेकंड वाली वो है अकर्मक क्रिया। नाम से पता चलता है अकर्म, यानी इसमें जो क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। और जो इसकी परिभाषा है वो भी यही कहती है जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, यानी कर्म भी ना हो और जो है क्रिया का फल किस पे पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, यानी कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो, वहां पर जो है आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, रमा सोती है, बैल दौड़ता है। रमा सोती है, जो रमा है वह सोने का कार्य कर रही है, जो रमा शब्द है वो कर्ता, और जो सोना है या सोती है वो जो शब्द है आपकी क्रिया है। यहाँ कर्म नहीं है, जो सोती क्रिया है उसका जो प्रभाव है वो किस पे जा रहा है, रमा, और रमा यहाँ पे जो है करता है। इसलिए इस वाक्य में जो क्रिया है वो कैसी हो गई, आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है, बैल दौड़ता है, कि दौड़ने का कार्य जो कौन कर रहा है, बैल कर रहा है। दौड़ना जो क्रिया है, बैल है जो करता है, कर्म नहीं है, इसलिए दौड़ना जो क्रिया का जो फल है या प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी जो क्रिया वो कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद देखते हैं अकर्मक क्रिया के भेद। जैसे कल आपने सकर्मक क्रिया के भेद देखे थे, उसी प्रकार जो है अकर्मक क्रिया के भी भेद हैं। इसके भी दो भेद रहते हैं, पहला है आपका पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण रूप से जिसमें क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण, इसमें ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है जिससे वाक्य कैसा हो, अकर्मक क्रिया के रूप में प्रदर्शित होता हो। जैसे भी आगे हम उदाहरण देखेंगे। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया, जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण, जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें क्या नहीं होगा, कर्म तो नहीं होगा, लेकिन बिना कर्म के भी जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करे, यानी अर्थ पूरा हो रहा हो, वाक्य समझ में आ रहा हो, परंतु कर्ता की दिशा और गति आदि का बोध हो रहा हो, यानी कर्ता क्या कार्य कर रहा है, कर्ता की दिशा क्या है, इस या उसकी अवस्था क्या है उसका पता चलता हो, वहां पे जो कैसी क्रिया हो जाएगी आपकी पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। अब बच्चा क्यों रो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन ये पता चल रहा है कि बच्चा जो है कौन सा कार्य कर रहा है, रोने का कार्य कर रहा है, क्योंकि रोने की अवस्था है, रोने की जो दशा है उसका बोध हो रहा है। तो अपन को ये पता लग गया कि कार्य दिखा, परंतु कर्ता की दशा गति आदि का बोध, कि इस वाक्य में जो है कार्य होने का जो बोध अपन को हो रहा है। तो यहाँ पे कैसी क्रिया हो गई, आपकी पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोई ऐसा शब्द जो कर्ता से संबंध रखने के लिए, यानी क्रिया का कर्ता से संबंध रखने के लिए किसी ऐसे पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। और अगर उस आवश्यक शब्द को अपन निकाल दें
तो जो है आपका अर्थ कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, यानी उस वाक्य का जो है सार्थक अर्थ नहीं होगा बल्कि उसका अर्थ कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए इसमें जुड़ा हुआ है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे देखते हो ध्यान से, महान बहुत तेज निकला। महान कोई व्यक्ति है, ये करता है, बहुत एक विशेषण हो गया, कोई क्रिया करने का तरीका हो गया, तेज। तेज क्या है, इसमें एक शब्द है जो कैसा है, पूरक शब्द। कैसा शब्द है, पूरक शब्द। निकला क्या है, क्रिया। अगर मैं इस वाक्य में से इस तेज शब्द को निकाल दूं तो वाक्य बनता है महान बहुत निकला। अब क्या निकला, बहुत, तो बहुत पता नहीं क्या क्या होता है, क्या निकला। और जैसे तेज शब्द को पलटते हैं वाक्य में तो पता लगता है कि तेज वो होशियार हो सकता है, पढ़ने में तेज हो सकता है, दौड़ने में हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है यह जो तेज शब्द है ये क्रिया निकला क्रिया के किसके रूप में आ गया, पूरक शब्द के रूप में आ गया। इसलिए यहाँ से जो है इस पूरक शब्द की आवश्यकता रहती है। इसलिए अगर शब्द को हटा दें तो कैसा बन जाएगा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आपने जो था क्रिया के भेद देखे वो दो प्रकार के थे। एक तो था कर्म के आधार पर, जो मैंने रखा है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पे दो प्रकार के थे, सकर्मक और अकर्मक। इन दोनों को पढ़ा, इनकी भेद परिभाषाएं पढ़ ली। इसके बाद जो है सकर्मक क्रिया के 3 भेद पढ़े और उसके बाद जो है अकर्मक क्रिया के अपने 2 भेद अपने अभी पढ़े आज की क्लास में। ये पहला अकर्मक क्रिया और इसके जो 2 भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसके बाद जो क्रिया का अगला भेद है वो है प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर या अन्य आधार पर क्रिया के भेद। क्रियाएं बहुत सारी होती है, संयुक्त क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं। लेकिन अपन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की इसकी जो है वो देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया, नाम से पता चल रहा है संयुक्त क्रियाएं, यानी 2 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का रूप धारण कर लें, यानी 2 भिन्न अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का रूप धारण कर लें तो वो क्या कहलाएगी, आपकी संयुक्त। यानी 2 क्रियाएं जुड़ गई तो वो कैसी हो गई, संयुक्त हो गई। जैसे जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं से मिलकर बनी हो, यानी 2 अलग अलग क्रियाएं हैं वो मिल जाए तो मिलकर जो बनने वाली क्रिया है वो कहलाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। जैसे मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, यहाँ पे देखो आप, एक तो खा और एक ली। अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखूं, खा धातु को ली धातु को अलग अलग लिखूं तो खा और ली, खाली। अगर एक जगह लिखूंगा तो खाली, खाली करना है, किसी को खाली करना। लेकिन यहाँ पे खा और ली में स्पेस दिया मैंने, दोनों शब्दों में 2 क्रियाएं हैं और जब दोनों क्रियाएं मिल जाती है तो किसी न किसी कार्य का पूर्ण होने का अंदाजा हो रहा है। जैसे मिठाई खा ली, यानी मिठाई खाने का अंदाजा हो रहा है। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी क्रिया हो गई बच्चों, संयुक्त क्रिया हो गई। इसके बाद आती है नाम धातु। नाम धातु, इससे पता चलता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से मिलकर बनी होती है और उन क्रियाओं को जो है आप नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, खाना, खा एक धातु के रूप में है और ना जो शब्द वो एक प्रत्यय है। जब धातु में अगर प्रत्यय लगा दें तो हिंदी में किसका रूप बन जाएगा, क्रिया का रूप बन जाएगा, यानी खाना। जो खाना शब्द है वो आपकी क्रिया है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों की में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे रंग, रंग क्या हो गया, एक प्रकार से संज्ञा हो गई, रंग कोई कलर हो गया और इसका जो नाम धातु क्रिया बनेगी रंग से रंगना, यानी कोई किसी पे जैसे अपने एक भाव हो गया रंगना, ठीक है। तो ये आपकी जो है कैसी क्रिया हो गई, नाम धातु। ऐसी जैसे अपना, अपना जो शब्द होता है वो सर्वनाम का होता है, किसका होता है, सर्वनाम का। अपना जो शब्द होता है वो सर्वनाम का होता है और इसमें मैं एक ना प्रत्यय और जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, अपनाना। क्योंकि पीछे लिखा है प्रत्यय जोड़ सकते हैं इसमें, हेरा प्रत्यय लगाकर। तो इस प्रकार से सर्वनाम है, अपना सब सर्वनाम है, उसमें मैंने ना प्रत्यय जोड़ा तो अपनाना बन गया। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सब नाम धातु क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इसके बाद तीसरी जो क्रिया है वो है
प्रेरणार्थक क्रिया, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक यानी किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता शून्य कार्य कर किसी अन्य से कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से उस कार्य को करवा रहा है या उसको करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ऐसी जो क्रियाएं होती है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है या कहलाती है। जैसे मजदूरों से गड्ढा भरवा दो, गड्ढा भरवा दो, ये जो दो शब्द है वो क्रिया भी है, क्योंकि भरवा दो यानी किसी चीज को अपन भरवा दें, खाली करवा दें या डलवा दें, ऐसे शब्द हैं वो किस में जाते हैं, आपकी क्रिया को निगेट कर रहे हैं। और ये क्रिया कैसी है आपकी, किसी को आदेश देना है, किसी को प्रेरणा देना, किसी को क्या देना है, प्रेरणा देना, प्रेरित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो आपकी ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। लास्ट जो क्रिया आपकी वो है आज्ञार्थक क्रिया। नाम से समझ में आ गया कि पहले तो अपन क्या करें थे, इसको प्रेरित कर रहे थे कार्य के लिए, अब किसी को आज्ञा देंगे, ऑर्डर देंगे, यानी किसी से कोई कार्य करने को अनुमति बीच में बोल सकते हैं, किसी को ऑर्डर करना, किसी से कार्य के लिए आज्ञा देना, कैसी क्रिया कहलाएगी, आपकी आज्ञार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है वो जो क्रिया आपकी आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे आप चाय लीजिए, आप चाय लीजिए, अपन क्या करें उसे आज्ञा दे रहे हैं, आप चाय लीजिए, प्लीज गेट खोल दीजिए, कृपया अंदर आ जाइए। ये से जो शब्द हैं ये अनुमति, आज्ञा या प्रार्थना के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कैसी क्रिया जाएगी, आपकी आज्ञार्थक क्रिया हो जाएगी। इसी के साथ जो है आपका ये क्रिया का जो टॉपिक है, अपनी क्रिया जो है पूरी होती है। अपन ने इसमें देखा क्रिया को धातु भी बोलते हैं, और जो क्रिया शब्द है हिंदी में संस्कृत में धातु और हिंदी के जो प्रत्यय उनसे मिलकर जो क्रिया शब्द का निर्माण हुआ है, और इसकी जो अपने परिभाषा देखी, उसके बाद इसके जो भेद देखे, एक एक करके अपने सब भेदों को पढ़ा है। और इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास में जो है अपना अगला टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।